कैसे हैं दगड़िए? सब बढ़िया। बागेश्वर में तो बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया हो रहा है। एक कहानी, एक कहावत थी ना, पहले तो हम चिट्ठी लिखते थे तो लिखते थे अत्र कुशलम च तत्रास्तु। यहाँ तो सब ठीक ठाक है। अब वहाँ कैसा है पता नहीं। जैसे यहाँ ठीक है वैसे वहाँ भी ठीक होना चाहिए, तत्रास्तु। बागेश्वर में चुनाव लगे हैं, उपचुनाव। और उपचुनाव की गर्मी अब गांव तक पहुंच गई है। आज इस चुनाव में महत्वपूर्ण दिन था। आज नाम वापस लेना, आखिरी तारीख जो होती है, एक कुछ समय होता है उसका कि इतने बजे तक नाम वापस ले सकते हैं, और लिया भी, नाम वापस भी हुआ है। उसके अलावा फिर जैसी नाम वापस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो चुनाव निशान आवंटित हो जाते हैं और फिर कहा जाता है जाइए आप जनता के बीच में अपने अपने निशान से चुनाव लड़िए। पहले तो जो कानून के जानकार हैं वो जानते होंगे कि भारत में जो ये चुनाव निशान है ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, अब वैसे हो भी नहीं सकती कि आप चुनाव में 10 दिन या 12 दिन का चुनाव का एक टाइम मिलता है तो ये राष्ट्रीय दल जिनके पास अपने अपने चुनाव निशान चुनाव आयोग द्वारा एडवांस में, मतलब मृतकाल तक दिए गए हैं, उनके चुनाव निशान तो हमेशा ही हैं और जनता उनको उसी चुनाव निशान से जानती है क्योंकि वो राष्ट्रीय दल हैं। माना एक आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसको तो सिर्फ 10 दिन का टाइम मिला ना, तो ये तो अपने में एक ऐसी स्थिति आ गई कि साहब नहीं, आप सबको बराबर चश्मे से नहीं देखते हैं, सबको बराबर टाइम नहीं देते हैं। एक आजीवन चुनाव निशान वाला और एक को 10 दिन के लिए आप चुनाव निशान देते हैं। खैर, इस पर तो बहुत बड़ी बहस की ज़रूरत पूरे देश के अंदर है। और जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ संसद में प्रस्ताव आ जाता है कानून बनाने का कि नहीं जी, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक मंत्री और विपक्ष का एक नेता, यानी कि 3 लोग होंगे, 3 में से 2 एक होंगे और एक अलग होगा, और बहुमत जिस देश की स्थिति ये हो, वहाँ चुनाव निशान को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श और उससे निष्कर्ष कठिन है लेकिन संभव है। चुनाव निशान की बात आई है तो मैं बताऊं, बागेश्वर में समाजवादी पार्टी का साइकिल भी है और शायद इस बार हाथी नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल जो 2022 में जब चुनाव हुआ था तो पूरे प्रदेश में शायद 42 सीटों पर, जो आंकड़े अभी मैंने इकट्ठे किए हैं, तो 42 सीटों पर उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़ा था। इन 42 की 42 सीटों पर उसका चुनाव निशान कुर्सी था। आज और बागेश्वर में 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था। सुना किसी ने फॉर्म भरने की कोशिश की थी और उसके बाद उसका फॉर्म गलत हो गया था, निरस्त हो गया था। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, जिसमें सीट खाली होने के बाद ये उपचुनाव आया है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का कोई प्रत्याशी नहीं था। लेकिन इधर ये 8-10 दिन पहले हमारे जो फौजियों का जो प्रकोष्ठ है, सैन्य प्रकोष्ठ जिसको कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का, कोई रावत जी हैं हल्द्वानी से, उन्होंने बहुत मेहनत की और बागेश्वर आके कुछ लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल में प्रवेश कराया और उसके बाद उनका नामांकन करवाया और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में वो लोग लगे थे। आज ज्ञात हुआ कि उनको कुर्सी चुनाव निशान नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो प्रायोरिटी में उन्होंने मांगा था वो ले लीजिए, ये प्रशासन का कहना है। उत्तराखंड क्रांति दल वालों ने सवाल पूछा कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा क्या सीज हुआ है हमारा चुनाव निशान? लेकिन इस पर प्रशासन कोई जवाब नहीं देता। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारा चुनाव निशान सीज हुआ है तो हमको लिखित में दीजिए कि आपका चुनाव निशान सीज है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई लिखित उनको नहीं दिया गया। ये रावत जी कहते हैं जो कि उस चुनाव को लड़ा रहे थे। उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों का ये कहना है। उत्तराखंड क्रांति दल में अभी बागेश्वर में 2-3 ही लोग हैं सक्रिय रूप से और बहुत ही उदारवादी लोग हैं और जल्दी में समझौता भी कर लेते हैं। क्या किसी तरीके से उस हल्ले गुल्ले को, उस गुस्से को, जो गुस्सा आता है हमारा निशान क्यों नहीं मिल रहा, बसपा के समाजवादी पार्टी के निशान के साथ भी कोई दिक्कत थी लेकिन उन्होंने दिल्ली जाके उसको ठीक ठाक कर लिया था। बड़ी पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, आज की तारीख में बहुत बुरी स्थिति में है। वो दिल्ली जाके उसको ठीक नहीं कर पाए। उसके बाद अब स्थिति ये है कि सुनने में आ रहा है कि वो विड्रॉल भी कर सकते हैं, अपने बड़े नेताओं से पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो गुस्से में है।
ये एक स्थिति थी। इस पूरे दौर में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत फूंक फूंक के ले रही है, फूंक फूंक के ले रही है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक, अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का और कांग्रेस की हार का जो कारण था वो बहुजन समाज पार्टी का वोट था। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट है और वो वोट उनका बहुजन समाज पार्टी का ही माना जाए, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट, यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, जैसे पहले नहीं थी, तो निश्चित रूप में ये वोट कांग्रेस का था, उनका, जिसको कांग्रेस इठलाती थी, ये हमारा वोट है। और इन 4 चुनावों को अगर हम लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस की हार की वजह यही बसपा का वोट था। लेकिन 2022 में बसपा का वोट आम आदमी पार्टी की ओर चला गया, लेकिन वो वोट आम आदमी पार्टी के पास नहीं गया था, बल्कि बसंत कुमार नाम के नेता के पास गया था, जिन्होंने पूरे दौर में दलितों के पक्ष में बहुत बड़ा संघर्ष किया था। आम आदमी पार्टी में आकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बसपा का वोट था वही बसंत को मिला हो, वो बसंत जनता के बीच में गए, लगातार 5, 6, 7 महीने जनता के बीच में रहे और उनकी जो वोट की संख्या 2022 में 16,000 थी। 2022 से पहले अगर हम जाएँ 17 में जाएँ तो वो संख्या करीब 11,000 की थी जो बसपा की थी, वो सीधे सीधे बसपा की थी। और जो 2022 में जाकर 16,000 हो गई थी, 11 में करीब 6,000 बढ़ गया था वोट। तो वो बसपा का वोट नहीं था, वो सामान्य वोट था। यानी सामान्य जो वोट है उसने भी स्वीकारा कि बसंत संघर्षशील है और वो हर पक्ष के, हर वर्ग के पक्ष में संघर्ष करने के लिए उतावले भी हैं, बेताब भी हैं, इस बात को स्वीकारा। यही 16,000 वोट आज की तारीख में भाजपा की भ्रिकुटी को तिरछा किए हुए है। सीधा सा कि यदि कांग्रेस को जो 22,000 वोट पड़ा था वो पूरा कांग्रेस को अगर पड़ जाए और भारतीय और जो बसंत कुमार ने आम आदमी पार्टी की हैसियत से जो वोट लिया था, जिसको 16,000 वोट कहते हैं, वो क्योंकि बसंत की तरफ था, बसपा का वोट भाजपा की ओर नहीं गया, बसंत की ओर गया था, आम आदमी पार्टी की ओर नहीं, बसंत की ओर। और आज आम आदमी पार्टी तो चुनाव में नहीं है, बसपा भी नहीं है। उस स्थिति में ये सारा का सारा वोट अगर कांग्रेस की ओर टर्न होता है, मुड़ता है, सरकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप में बड़ी परेशानी में बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और वही मेहनत आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो अंदर खाने मेहनत कर रही है वो कर रही है कि 22,000 जो कांग्रेस का था उसमें से कितना कम किया जाए, और जो 16,000 बसंत कुमार का वोट था, मैं इसमें आम आदमी पार्टी नहीं कह रहा हूँ, सीधे सीधे बसंत कुमार का वोट जो था उसको कितना कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ तो काम इस प्रकार से अपने आप को बैलेंस करने का है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी एक काम और कर रही है, वो कर रही है कि जो हमको वोट पड़ा था उसको कैसे रोकें, उसको कम कैसे, हम क्या प्रयास करें कि जो पड़ा था उससे आगे बढ़े लेकिन कम ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और उनको ये प्रयास करना चाहिए शिद्दत से चुनाव लड़ने। आज के ही दिन, क्योंकि आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन शहर में चर्चा थी कि हमारे जो मंत्री जी हैं यहाँ पर बागेश्वर में, सरकार के जो मंत्री हैं, प्रभारी जिनको कहा जाता है, और कपकोट के जो विधायक हैं, वो बागेश्वर की एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिवार में नाश्ता करने के लिए गए थे। बागेश्वर के बड़े राजनीतिक परिवार में, और नहीं, राजनीतिक दलों के लोग आपस में जाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वो एक बात है और वो जाना चाहिए, अधिक से अधिक तालमेल बना रहना चाहिए। मैं इस ओर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये चर्चा में था। और चर्चा में तो ये भी था कि बहुत से लोग शायद जो पूर्व में कांग्रेस के थे और अभी भी कांग्रेस के हैं, लेकिन खुल के उनकी सक्रिय सदस्यता के रूप में नहीं है, वो भी भाजपा में जा रहे हैं। लेकिन शाम होने तक ये जो चर्चाएं थी वो खुद समाप्त हो गई और नेपथ्य में चली गई। अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, अपने वोट को बचाने के लिए मेहनत कर रही है। लेकिन कांग्रेस को जब हम देख रहे थे तो वो बूथों में, अभी तक उनकी जो मेहनत थी वो बूथों का बैलेंस करने में थी, कि जो भारतीय जनता, जो कांग्रेस के लोग थे बूथों पर, उनके साथ जो बसंत के लोग हैं बूथों पर। पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो बूथों में बसंत हर जगह थे, कांग्रेस भले ही कुछ जगह नहीं दिख रही थी लेकिन बसंत मौजूद थे। तो इन दोनों की मौजूदगी बूथों पर
पूर्व के भाजपा पूर्व के कांग्रेसियों की मौजूदगी और बसंत के लोगों की मौजूदगी को, कांग्रेस की मौजूदगी कैसे बनाया जाए, इस पर इन्होंने अभी जिला स्तर के बहुत से सम्मेलन बैठकें की हैं, दिन रात बैठक कर रहे हैं और एक अच्छा प्रयास है, ये राजनीतिक प्रयास है। अभी इन सारे प्रयासों के बाद हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कांग्रेस एक बड़ा संगठन है और अगर आप देखेंगे पिछले 4 चुनावों की हार, आप गौर से देखेंगे तो पिछले 4 चुनाव कांग्रेस बागेश्वर में हारी है, बागेश्वर विधानसभा में, और 2 चुनाव कपकोट में लगातार हारी है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी चुनावों की राजनीतिक और सामाजिक समीक्षा नहीं की कि हम हारे कैसे। हो सकता है इनके पास किसी बंद कमरे में कोई मीटिंग हुई हो कभी और एक छोटी मोटी खानापूर्ति बतौर, लेकिन ईमानदारी से ये लोग नहीं कह सकते हैं कि एक खुले मंच से, खुली जगह से, जो अखबारों में छपा हो कि इन्होंने समीक्षा की, ऐसी समीक्षा करने से कांग्रेस बचती रही। और जब कोई राजनीतिक दल अपनी हार की समीक्षा करने से बच रहा हो तो निश्चित रूप में मान लेना चाहिए कि दल के अंदर सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर सब ठीक ठाक चल रहा, अगर कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक चल रहा होता तो लगातार 4 चुनाव कांग्रेस नहीं हारती। अभी इस बीच में देखा गया कि बसंत के आने के बाद एक वो वाला वर्ग बहुत उत्साहित हुआ जो एक कमज़ोर चुनाव प्रचार के दौरान भी, कमज़ोर से भी कमज़ोर चुनाव प्रचार के बावजूद भी कांग्रेस के साथ मन से खड़ा था, तन से खड़ा था और मन से खड़ा था। वो वर्ग आज बहुत खुश है और वो वर्ग वास्तव में जैसे उसको लगा कि एक ऐसा कैंडिडेट हमको मिला है जो तन से भी, मन से भी, धन से भी, यहाँ धन शब्द भी जोड़ दूँ मैं, मजबूत है और वो गाँव में जाकर चुनाव जीतना चाहता है। तो वो जो वर्ग था जो तन और मन से हमेशा कांग्रेस के साथ लगा रहा, वो प्रफुल्लित हुआ है और वो गांव के अंदर खुद ब खुद गांव के अंदर गया है। वो पान की दुकान, चाय की दुकान, रेस्तरां, सब्जी की दुकान में आकर बहस कर रहा है, खुल के बहस कर रहा है और जनता के बीच संवाद कर रहा है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी। और ऐसे नुक्कड़ संवादों में तो खैर भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। वो तो शायद लगता है उनके तो ट्रेनिंग दी जाती है कि आप नुक्कड़ों में जाकर अपनी जीत की दावेदारी करो, और करनी भी चाहिए, एक राजनीतिक दल को करनी भी चाहिए। मैं फिर उकरात पर आता हूँ थोड़ा सा। जब उकरात ने टिकट लिया इस बार तो हमने जनता के बीच में जानने की कोशिश की क्या उकरात को लोग स्वीकार करेंगे। तो एक सीधा सा संवाद मिला कि गरुड़ क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा वर्ग है, बड़ा वर्ग जो अगर जुलूस भी निकालता है तो 200-250 लोग उनके जुलूस में इकट्ठे हो जाते हैं। वो ऐसा वर्ग है, वो अगर ईमानदारी से पंचायत चुनाव लड़े तो कई प्रधान और कई क्षेत्र पंचायत, हो सकता है कि 1-2 जिला पंचायत की सीटें भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो पार्टी की स्थितियों को देखकर सार्वजनिक नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद भी गरुड़ क्षेत्र में मैं ये जो हमारा ये वाला क्षेत्र है दफौट वाला, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम से कम जखेड़ा वाले क्षेत्र की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो ये नीचे को आता पूरा जखेड़ा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि मुख्य गरुड़ का जो क्षेत्र है जो कौसानी से नीचे को आता है, या जो क्या कहते हैं ग्वालदम से नीचे होते हुए सीधे सीधे पहुँचता है जहाँ अभी इनका गागरी कोल वाला पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ से द्यांगण तक जो क्षेत्र आता है, उसमें समर्पित लोग हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। और वो बहुत खुश हुए थे जब उनको मालूम पड़ा कि हमारी पार्टी ने टिकट काटा है। यदि उत्तराखंड क्रांति दल ईमानदारी से मेहनत करती है, ये चुनाव लड़ती है और ईमानदारी से मेहनत करती है, तो निश्चित जानो 3 से लेकर 4,000 के करीब वोट उत्तराखंड क्रांति दल की झोली में जाएगा ही जाएगा। ऐसा एक अनुमान कई लोगों से बातचीत के बाद सामने आया है। अब जो ये घटना उनके चुनाव निशान को लेकर, यदि चुनाव निशान ना मिलने और खारिज हो जाने के बाद जो नया चुनाव निशान उनको मिलता है, सिलेंडर या जो भी है, सिलेंडर, सीटी, जो छाता जो भी मिलता है, उसको लेकर एक नए संवाद के साथ अगर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग जनता के बीच में जाते हैं, देखिए साहब ये तो हमें शुरू से ही हराने के, ये तो हमारे से इतने ज़्यादा डर गए हैं कि हमारा चुनाव निशान तक हमको नहीं मिला। सिर्फ इसी संदेश को लेकर अगर उत्तराखंड क्रांति दल के लोग गाँव में चले जाएँ तो बहुत बुरी स्थिति तो नहीं बनाएंगे कि, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो समस्या खड़ी कर ही देंगे।
दूसरा, हम लोगों ने इस बीच में पता करने की कोशिश की कि उत्तराखंड क्रांति दल आखिर वोट काटेगा किसका। तो उत्तराखंड क्रांति दल अगर 100 में से 10 वोट कांग्रेस के काट रहा है और 1 या 2 वोट अन्य पार्टियों के काट रहा है, तो शेष किसी ना किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के काट रहा है। एक बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को इतनी समझ तो होगा, उन्होंने इतना तो आकलन कर ही लिया होगा। और जब ये चीज़ सब सामने आ रही है, तब उनका चुनाव निशान ना मिलना, ये बात जब जनता के बीच में इस संवाद के साथ जाएगी, तो निश्चित रूप में जनता स्वीकारेगी कि आप कहीं इनके चुनाव निशान को रोकने का प्रयास तो नहीं हुआ। जनता फिर ये नहीं पूछती, वो नहीं देखती है, कानून नहीं देखती है, जनता फैसले नहीं देखती, जनता मन बना लेती है। और ऐसी कोई स्थिति आ गई तो वो जो हम अभी कह रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार, तो हो सकता है वो 7 हज़ार तक वोट पहुंच जाए, जीत से बहुत दूर। लेकिन वो 7 हज़ार वोट जो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ जाएगा, उसका प्रतिशत वही रहेगा, 1-2% अन्य जैसे बसपा या दूसरा तीसरा, और 10% कांग्रेस, बाकी शेष वो भाजपा का ही वोट को क्षति पहुंचा रही है अभी के आकलन के अनुसार। और आज एक घटना और घटी थी, शाम को मैं वीडियो भी देख रहा था। हमारे मित्र हैं DK जोशी, उन्होंने भी शाम को भेजा है, हाई कोर्ट में वकील हैं, मेरी बात हो रही थी उनसे। तो थोड़ी देर के लिए उनकी फेसबुक वॉल पर एक बड़ा संगीन सवाल के साथ किसी प्रत्याशी ने लिखा था कि उसको धमकियाँ दी, और नाम लेकर लिखा था, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, ये हो रहा है, सो हो रहा है। और जैसे ही वो उनकी वॉल में था, उसके थोड़ी देर बाद उसको उन्होंने हटा दिया। तो उसके बाद कई लोगों ने उसको ले लिया तब तक, और कई लोगों की बॉल में अभी वो चल रहा है। साफ हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर देख के साफ लग रहा है कि इसमें जो साइन करता है वो दक्ष है। खैर वो कल के गर्भ में है। मेरी बात हो रही थी DK जोशी से शाम को, तो उन्होंने कहा, वो हमेशा सम्मानजनक तरीके से, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास आया था, और उन्होंने अपना एक शॉर्ट कहते हैं आजकल जो फेसबुक में आता है, वो उसको फोटो जैसा बना लेते हैं, शॉर्ट जिसको कहते हैं, वो मेरे पास भेजा। उसमें उससे पुराना जो उन्होंने बातचीत की है उस प्रत्याशी के साथ, वो कहीं उनके नज़दीक का कोई था, उसका भी जिक्र है, और उसमें बाद में वो चिट्ठी भी है, जो चिट्ठी बाद में हटाई गई। यानी कोई घटना घटी, और बाद में मालूम पड़ा कि व्यक्ति ने आज अपना नाम, उस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है, और वापस लेने के कुछ देर के बाद बकायदा एक वीडियो जारी हुआ। उसने पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो वो एक गमछा ओढ़ रखा है, टोपी पहन रखी है, और वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे को किसी ने धमकी नहीं दी, और वो चिट्ठी फर्जी है। निश्चित रूप से अगर वो चिट्ठी फर्जी है, तो ऐसी फर्जी चिट्ठी, और जो एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रही है जिस परिवार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो अपराध में दूर दूर तक संलिप्तता जिस परिवार की नहीं है, राजनीतिक परिवार के प्रति अगर ऐसा कोई संवाद बनता है, तो उस चिट्ठी की तो बहुत बड़े स्तर पर जाँच होनी चाहिए। लेकिन यदि उसी प्रत्याशी की लिखी चिट्ठी है, तो उसको भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो सवाल संगठन ने अभी कहा भी है, कल शायद सवाल संगठन के लोग मिलने वाले भी हैं, कि अगर ऐसी कोई घटना है तो उसको गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि अभी भी बागेश्वर जैसे जनपद में धमकियों का तो कोई इतिहास नहीं है। इतने जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत के होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी भी छोटे प्रत्याशी को किसी दूसरे प्रत्याशी की ओर से, किसी वोटर की ओर से कोई धमकी दी गई हो, या कोई निबट लेने की बात की हो। ऐसा कोई घटना नहीं थी। अगर ऐसी कोई घटना घटी है, तो पूरा आवाम चाहता है, बागेश्वर का हर व्यक्ति चाहता है, ऐसी घटना की खुली और सार्वजनिक जांच होनी चाहिए, और जिसने भी इस अपराध को किया है उसे अपराधी मानकर कठोर से कठोर दंड इसलिए दिया जाए ताकि लोकतंत्र बचा रहे। तो मित्रों, चुनाव जारी हैं। आज तो सिंबल भी बढ़ गए। अब कल से देखिए बड़े बड़े सिंबल तो घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले तो पहले दिन से ही, वो तो लगातार चुनाव के बाद भी उसी सिंबल से काम करते हैं, जिस पर मैंने शुरुआत में कहा था कि एक तो आजीवन सिंबल वाले होते हैं, एक को 10 दिन के लिए सिंबल मिलता है, तो इसको हम समानांतर चुनाव कैसे कहें। वैसे तो भारत की जनता को एक सुर में मांग करनी चाहिए कि सिंबल किसी का स्थायी ना हो। हर बार कार्यकर्ताओं को, हर बार पार्टी को या उनके लोगों को अलग सिंबल मिले, और ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि एक निर्दलीय जो सिर्फ 10 दिन तक के लिए जिसको सिंबल मिलता है, उसको उतनी ही बराबरी से मौका मिले जितना इन राष्ट्रीय दलों को मौका मिल रहा है, जो सिंबल को अपनी बपौती मान बैठे। फिर मिलते हैं, रोज़ मिलेंगे।